हिंदी साहित्य संपूर्ण घटना चक्र क्विक रिवीजन विद आरती शर्मा। दोस्तों, आपको मेरा चैनल पसंद आए तो इसे शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ मेरे अगले वीडियोस के नोटिफिकेशंस को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। दोस्तों, आज हम करेंगे घटना चक्र का पाठ 45। तो चलिए देखते हैं अपने अगले प्रश्न। ध्यान देंगे। प्रश्न है, प्रगतिवाद के प्रमुख कवि नहीं हैं। कौन नहीं है प्रगतिवाद के प्रमुख कवि? तो ऑप्शन सी अज्ञे। अज्ञे जो है प्रगतिवाद के प्रमुख कवि नहीं है। बाकी नागार्जुन, दिनकर और मुक्तिबोध ये सभी प्रगतिवाद के प्रमुख कवि हैं। ठीक है, अज्ञे प्रगतिवाद के प्रमुख कवि नहीं है। ठीक है, ये बल्कि ये प्रयोगवाद एवं नई कविता को साहित्य जगत में प्रतिष्ठित करने वाले कवि हैं। कैसे कवि हैं अज्ञे? प्रयोगवाद एवं नई कविता को साहित्य जगत में प्रतिष्ठित करने वाले कवि हैं। नागार्जुन, दिनकर एवं मुक्तिबोध ये सभी प्रगतिवाद के प्रमुख कवि हैं। ठीक है, ध्यान रखना। अगला प्रश्न है दोस्तों, गौर करें। निम्नलिखित में से किस लंबी कविता के रचयिता मुक्तिबोध हैं? निम्नलिखित में से किस लंबी कविता के रचयिता मुक्तिबोध हैं? तो इसका सही उत्तर है अंधेरे में। अंधेरे में कविता है, लंबी कविता है, जिसके रचयिता मुक्तिबोध हैं। पीजीटी परीक्षा 2002 में पूछा गया प्रश्न है और बहुत ही महत्वपूर्ण कविता है इनकी। ठीक है, आगे देखते हैं व्याख्या। अंधेरे में कविता के रचयिता कौन है? गजानन माधव मुक्तिबोध। गजानन माधव मुक्तिबोध। इनके अन्य काव्य संग्रह हैं कौन कौन से? ध्यान देंगे। चांद का मुंह टेढ़ा है। चांद का मुंह टेढ़ा है। भूरी भूरी खाक धूल। भूरी भूरी खाक धूल। फिर है अंतरदर्शन। अंतरदर्शन। फिर है आत्म संवाद। आत्म संवाद। फिर ब्रह्म राक्षस। ब्रह्म राक्षस। फिर भूल गलती। भूल गलती। फिर है चंबल की घाटी में। चंबल की घाटी में आदि। ये सभी जो हैं काव्य संग्रह हैं मुक्तिबोध के। ठीक है, राम की शक्ति पूजा, ध्यान से सुनेंगे। राम की शक्ति पूजा निराला की लंबी कविता है और असाध्य वीणा अज्ञे की लंबी कविता है। ठीक है, तो ये बातें आपको पता होनी चाहिए। अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों पर भी नजर डाल लेते हैं दोस्तों। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं मुक्तिबोध का पूरा नाम। मुक्तिबोध का पूरा नाम गजानन माधव मुक्तिबोध है। क्या है? गजानन माधव मुक्तिबोध है। इनका जन्म ग्वालियर यानी मध्य प्रदेश के एक कस्बे में हुआ था। ये अध्यापक, पत्रकार, विशिष्ट विचारक, कवि, कथाकार और समीक्षक के रूप में समादृत रहे। क्या? ये अध्यापक, पत्रकार, विशिष्ट विचारक, कवि, कथाकार और समीक्षक के रूप में समादृत रहे। उन्होंने अंधेरे कविता की लंबी व्याख्या करते हुए अस्मिता की खोज की बात उठाई है। ठीक है, उन्होंने अंधेरे कविता की लंबी व्याख्या करते हुए अस्मिता की खोज की बात उठाई है। ठीक है, ध्यान रखना। अगला प्रश्न है दोस्तों, चांद का मुंह टेढ़ा है। कैसा है चांद का मुंह? टेढ़ा है। तो इसके रचयिता कौन है? ऑप्शन बी मुक्तिबोध। मुक्तिबोध की रचना है चांद का मुंह टेढ़ा है। ठीक है, फिर है दोस्तों भूल गलती। ध्यान से सुने, भूल गलती कविता के कवि कौन है? तो भूल गलती कविता के कवि हैं मुक्तिबोध। ठीक है, भूल गलती, ध्यान से सुने। टीजीटी पुनर्परीक्षा 2004 में पूछा गया प्रश्न है, भूल गलती कविता के कवि पूछे गए हैं तो मुक्तिबोध। अगला प्रश्न है दोस्तों, अंधेरे में कविता किसने लिखी है? अंधेरे में कविता लिखी है किसने? मुक्तिबोध ने। ठीक है, ध्यान रखना। फिर है दोस्तों कामायनी एक पुनर्विचार। कामायनी एक पुनर्विचार नामक आलोचना ग्रंथ के लेखक कौन है? ऑप्शन डी गजानन माधव मुक्तिबोध। ठीक है, ध्यान से सुने। कामायनी जयशंकर प्रसाद की रचना है, वो अलग है।
महाकाव्य, ठीक है। लेकिन ये क्या है, कामायनी एक पुनर्विचार, ये आलोचना ग्रंथ है, ये ध्यान रखना। तो किसका है ये, गजानन माधव मुक्तिबोध का, ठीक है। व्याख्या देखते हैं, गौर करेंगे। कामायनी एक पुनर्विचार नामक आलोचना ग्रंथ के लेखक गजानन माधव मुक्तिबोध हैं। मुक्तिबोध जी ने कामायनी एक अध्ययन के नाम से आलोचना पुस्तक की पांडुलिपि तैयार की थी, ठीक है, लेकिन वह प्रकाशित होकर बाजार में नहीं आ पाई। इसी पुस्तक को उन्होंने पुनः संशोधित परिवर्धित करके कामायनी एक पुनर्विचार, जो कि 1961 के नाम से प्रकाशित कराई, ठीक है। तो कामायनी एक पुनर्विचार को 1961 में मुक्तिबोध ने संशोधित रूप में प्रकाशित करवाई और मुक्तिबोध के जीवन काल में उनकी एक उल्लेखनीय पुस्तक कौन सी है, भारत इतिहास और संस्कृति मध्य प्रदेश, ठीक है, ध्यान से सुने, भारत इतिहास और संस्कृति, ठीक है, ये एक पुस्तक है जो कि मध्य प्रदेश शिक्षा विभाग द्वारा सेकेंडरी स्कूल के छात्रों के लिए प्रकाशित हुई थी, ठीक है, ध्यान रखना, भारत इतिहास और संस्कृति, ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों, गौर करेंगे। रहस्य पुरुष का बिंब, रहस्य पुरुष का बिंब मुक्तिबोध की किस कविता में नहीं है। रहस्य पुरुष का बिंब मुक्तिबोध की किस कविता में नहीं है, तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है, अंधेरे में। अंधेरे में कविता में रहस्य पुरुष का बिंब नहीं है, और ये किसकी कविता है, मुक्तिबोध की कविता है। देखते हैं व्याख्या। मुक्तिबोध की ब्रह्म राक्षस, ध्यान से सुने, मुक्तिबोध की ब्रह्म राक्षस एवं अंधेरे में कविताओं में फैंटेसी है। क्या है, फैंटेसी यानी कल्पना, अर्थात एक जादुई कथा है, ठीक है, जिसमें आधुनिक जीवन अनुभवों की अभिव्यक्ति है। क्या है, आधुनिक जीवन अनुभवों की अभिव्यक्ति है। इन कविताओं में गहरा मानसिक संघर्ष, तनाव, छटपटाहट है। क्या है, इन कविताओं में गहरा मानसिक संघर्ष, तनाव, झटपटाहट है। फिर है दोस्तों, गजानन माधव मुक्तिबोध की रचना चांद का मुंह टेढ़ा है में कौन सी कविता संकलित नहीं है। तो नहीं है वाला प्रश्न है, जरा गौर करेंगे दोस्तों, ठीक है। तो देखते हैं, ऑप्शन ए जन्मदिन की धूप में, जन्मदिन की धूप में कविता चांद का मुंह टेढ़ा है में संकलित नहीं है, ठीक है। बाकी भूल गलती, एक स्वप्न कथा, ब्रह्म राक्षस, ये सभी क्या हैं, उसमें संकलित हैं। किस में संकलित हैं, चांद का मुंह टेढ़ा है में, ठीक है। बाकी जन्मदिन की धूप में जो है वो संकलित नहीं है, ठीक है। आगे देखते हैं व्याख्या। फिर है दोस्तों, चांद का मुंह टेढ़ा है का प्रकाशन सन 1964 में हुआ था। कब हुआ था, 1964 में हुआ था। जबकि जन्मदिन की धूप में कविता केदारनाथ सिंह द्वारा रचित है। किसके द्वारा रचित है, केदारनाथ सिंह द्वारा रचित है, जो अकाल में सारस कविता संग्रह में संकलित है। किसमें, अकाल में सारस कविता संग्रह में संकलित है, ठीक है। व्याख्या को एक बार और पढ़ लेते हैं, गौर करें। गजानन माधव मुक्तिबोध की रचना चांद का मुंह टेढ़ा है में भूल गलती, एक स्वप्न कथा, ब्रह्म राक्षस, पता नहीं, डूबता चांद कब डूबेगा, मुझे याद आते हैं, ठीक है, ये सभी कविताएं जो हैं संकलित हैं, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज को। और जन्मदिन की धूप में कविता केदारनाथ सिंह द्वारा रचित है, पहली बात, और अकाल में सारस कविता संग्रह है, उसमें संकलित हैं, ठीक है। और चांद का मुंह टेढ़ा है का प्रकाशन क्या है, सन 1964, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों, मुक्तिबोध की किस पुस्तक को प्रतिबंधित कर दिया गया था। तो ऐसी कौन सी पुस्तक थी मुक्तिबोध की जिसे बैन कर दिया गया। ऑप्शन डी, भारत इतिहास और संस्कृति, भारत इतिहास और संस्कृति पुस्तक को बैन कर दिया गया। तो
दिल्ली केंद्रीय विश्वविद्यालय पीजीटी परीक्षा 2015 में पूछा गया प्रश्न है ये, ठीक है ना। व्याख्या देख लेते हैं, थोड़ी गौर से सुनेंगे दोस्तों। मुक्तिबोध की पुस्तक भारत इतिहास और संस्कृति को प्रतिबंधित किया गया था मध्य प्रदेश शासन द्वारा भद्रता और नैतिकता के विरुद्ध, ध्यान से सुने, भद्रता और नैतिकता के विरुद्ध ठहराई गई इस पुस्तक पर मध्य प्रदेश न्यायालय में मुकदमा चला था। यानी कि इतनी खतरनाक किताब थी कि इस पे मुकदमा ही चल गया, ठीक है। किस वजह से? इस पुस्तक में जो भद्रता और नैतिकता के विरुद्ध बताए जाने के कारण, ठीक है। जिसका निर्णय था, किसका? जब ये मुकदमा चला तो जिसका निर्णय था कि इसके 10 आपत्तिजनक अंशों को हटाकर, यानी इसमें ऐसे 10 आपत्तिजनक अंशों को हटाकर, ठीक है, इसे पुनः प्रकाशित किया जा सकता है। यानी कि ऐसे अंश हटा दिए जाएं जिससे कि समाज में अव्यवस्था स्थापित हो, है ना। तो अक्सर ऐसी कृतियां जो समाज में बदलाव लाने के लिए लिखी गई होती हैं, समाज को तीक्ष्ण वाणी से जो कटाक्ष करती हैं, अक्सर बैन कर दी जाती हैं, क्योंकि कोई भी नहीं चाहता कि कोई भी व्यक्ति आवाज़ उठाए, ठीक है ना। तो आवाज़ अगर कहीं से उठ रही है तो कोशिश की जाती है कि उस पर बैन लगाया जाए, ठीक है ना। क्योंकि वास्तविकता का क्या है कि उसे छुपाए रखने में ही लोग अपनी भलाई समझते हैं, ठीक है। ध्यान दें, पाठ्य पुस्तक संस्करण की भूमिका में मुक्तिबोध ने लिखा है, क्या लिखा है? यह इतिहास की पुस्तक नहीं है। क्या लिखा है संस्करण में? यह इतिहास की पुस्तक नहीं है, इस अर्थ में कि सामान्यतः इतिहास में राजाओं, युद्धों और राजनीतिक उलटफेरों का जैसा विवरण रहता है वैसा इसमें नहीं है, ठीक है। युद्धों और राजवंशों के विवरण में ना अटककर मैंने अपने समाज और उसकी संस्कृति के विकास पथ को अंकित किया है। इस वजह से यह इतिहास की पुस्तक नहीं है, ठीक है। तो ध्यान रखें, जहाँ पर संस्कृति और समाज की बात आ गई तो विद्रोही होना स्वाभाविक है पुस्तक का, है ना। अगला प्रश्न है दोस्तों, त्रिलोचन शास्त्री की कविताएं हिंदी के अतिरिक्त किस अन्य उपभाषा में हैं? तो त्रिलोचन शास्त्री की कविताएं हिंदी के अलावा किस में हैं? अवधी में हैं, ठीक है, अवधी भाषा में हैं। ध्यान से समझें इस चीज को। व्याख्या देखते हैं। व्याख्या है, त्रिलोचन शास्त्री की कविताएं हिंदी के अलावा अवधी बोली यानी पूर्वी हिंदी, ध्यान से समझेंगे, त्रिलोचन शास्त्री की कविताएं हिंदी के अलावा अवधी बोली यानी पूर्वी हिंदी में है। त्रिलोचन का साहित्य सफर पत्रकारिता से शुरू हुआ और आगे हिंदी साहित्य के 3 प्रगतिशील कवियों में एक स्तंभ माने गए हैं, ठीक है। तो त्रिलोचन का साहित्य सफर जो है वो पत्रकारिता से शुरू हुआ था दोस्तों, और आगे हिंदी साहित्य के 3 प्रगतिशील कवियों में एक स्तंभ त्रिलोचन शास्त्री भी माने गए हैं। यहीं से वास्तव में अवधी कविताओं में तरक्की देखने को मिलती है, ठीक है। अवधी कविताओं में जो तरक्की हुई वो इनके आने से हुई, ठीक है। त्रिलोचन जी ने अवधी में, ध्यान से सुने, त्रिलोचन जी ने अवधी में एक अच्छी रचना अमोला लिखी है। क्या? अमोला लिखी है, जिसमें 2700 बरवई एक साथ हैं। कितने बरवई? 2700 बरवई एक साथ हैं, ठीक है। अवधी में एक और रचना है अमोला, ध्यान रखें, किसकी है? त्रिलोचन शास्त्री की है, ठीक है। फिर है दोस्तों, निम्नलिखित में दिनकर की काव्य रचना नहीं है। तो निम्नलिखित में दिनकर की काव्य रचना नहीं है, कौन सी? डी, त्रिधारा। त्रिधारा जो है वो दिनकर की काव्य रचना नहीं है, ठीक है। पीजीटी परीक्षा 2010 में पूछा गया सवाल है ये। तो त्रिधारा दिनकर की काव्य रचना नहीं है, बल्कि सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है। किसकी रचना है? सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है। इनकी अन्य प्रमुख कृतियां हैं, कौन कौन सी? बिखरे मोती, बिखरे मोती जो कि 1932 में आई, ठीक है। उन्मादिनी जो कि 1934 में। फिर है सीधे साधे चित्र 1947 में। फिर है मुकुल और मिला तेज से तेज, मुकुल और
मिला तेज से तेज इत्यादि ये सभी त्रिधारा दिनकर की काव्य रचना नहीं बल्कि सुभद्रा कुमारी चौहान की रचनाएं हैं। सॉरी, त्रिधारा जो है वो दिनकर की काव्य रचना नहीं बल्कि सुभद्रा कुमारी चौहान की है। बाकी इसके अलावा जो इनकी अन्य प्रमुख कृतियां हैं किसकी, दिनकर की, वो आपके सामने है बिखरे मोती, उन्मादिनी, सीधे साधे चित्र, मुकुल और मिला तेज से तेज। ठीक है, अन्य महत्वपूर्ण तथ्य भी देख लेते हैं। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं क्या, बुंदेलखंडी लोक शैली में लिखी गई सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता झांसी की रानी, कौन सी, झांसी की रानी अपने समय में काफी प्रसिद्ध हुई। झांसी की रानी जो थी खूब लड़ी मर्दानी थी, ये तो झांसी वाली रानी थी, है ना। बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी थी, वो तो झांसी वाली रानी थी। तो ये जो कविता थी ये किसकी थी, सुभद्रा कुमारी चौहान की। सही है। फिर है दोस्तों, भारतीय तट रक्षक सेना ने 28 अप्रैल 2006 को सुभद्रा कुमारी चौहान की राष्ट्र प्रेम की भावना को सम्मानित करने के लिए तट रक्षक जहाज को सुभद्रा नाम दिया है। ठीक है, भारतीय तट रक्षक सेना ने 28 अप्रैल 2006 को सुभद्रा कुमारी चौहान की राष्ट्र प्रेम की भावना को सम्मानित करने के लिए तट रक्षक जहाज को सुभद्रा नाम दिया है। ठीक है, ध्यान रखें। फिर है दोस्तों, भारतीय डाकतार विभाग ने, डाकतार विभाग है जो भारतीय, उसने 6 अगस्त 1976 को सुभद्रा कुमारी चौहान के सम्मान में क्या 25 पैसे को एक डाक टिकट जारी किया। 25 पैसे का एक डाक टिकट जारी किया। फिर है दोस्तों, रामधारी सिंह दिनकर की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं, गौर करेंगे। सबसे पहले रेणुका, कौन सी, रेणुका 1935 में आई। फिर है हुंकार, ये 1940 में आई। फिर है रसवंती, ये भी 1940 में। फिर है द्वंद्व गीत 1940 में। यानी 3 रचनाएं इनकी, कौन कौन सी, हुंकार, रसवंती और द्वंद्व गीत, ये 1940 में आई रचनाएं हैं रामधारी सिंह दिनकर की। ठीक है, फिर है कुरुक्षेत्र जो कि 1946 में आई। फिर है सामधेनी जो कि 1947 में। फिर है रश्मि रथी 1952। फिर है उर्वशी 1961। फिर है परशुराम की प्रतीक्षा 1963। फिर है इतिहास के आंसू, धूप और धुआं, दिल्ली, नीम के पत्ते, नीलम कुसुम, संस्कृति के 4 अध्याय, हारे के हरि नाम इत्यादि। ठीक है, ये सभी दिनकर की प्रमुख रचनाएं हैं। रेणुका दिनकर का प्रथम काव्य संग्रह है, इंपॉर्टेंट बात है ये। रेणुका जो है वो दिनकर का पहला काव्य संग्रह है। उर्वशी इनका दूसरा विशिष्ट प्रबंध है, यानी कि दूसरा इनका क्या है, उर्वशी जो है वो प्रबंध काव्य है। ठीक, जिसे गीत नाट्य भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, गीत नाट्य भी कहा जाता है। कथा का 5 अंकों में विभाजन, कितने अंकों में, कथा का 5 अंकों में विभाजन और कथोपकथन पद्धति के कारण इसे नाट्य की स्थूल संज्ञा दी जा सकती है। ठीक है, कथा का 5 अंगों में विभाजन और कथोपकथन पद्धति के कारण इसे नाट्य की स्थूल संज्ञा दी जा सकती है, पर इसमें नाटकीयता का अभाव है। मूलतः यह प्रबंध काव्य है। कैसा काव्य है, प्रबंध काव्य है। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों, हारे के हरिनाम शीर्षक काव्य ग्रंथ के रचनाकार कौन है। तो ऑप्शन बी रामधारी सिंह दिनकर का है। हारे को हरिनाम, ठीक है, दिनकर। फिर है दोस्तों संस्कृति के 4 अध्याय किसकी रचना है। ऑप्शन डी दिनकर की रचना है संस्कृति के 4 अध्याय। ठीक है, तो दोस्तों हमारा आज का ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें शेयर करें, लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ मेरे वीडियोस के अगले नोटिफिकेशंस को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद दोस्तों।